जय हिंद साथियों, आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं गति के समीकरण। इसको हम प्रूफ भी करेंगे और प्रूफ भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब क्वेश्चन फंसाता है तो कैसे वो समीकरण उत्पन्न हुआ है ये भी आप समझते रहेंगे, तो क्वेश्चन घुमाएगा तो आप घूम लेंगे। ठीक, तो आइए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है गति के समीकरण। धीरे धीरे प्यार से समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या गति के समीकरण समझने के लिए हमको कुछ मानना पड़ेगा कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद वेग v हो जाता है, वह एक समान त्वरण से जा रहा है। त्वरण क्या होना चाहिए? एक समान त्वरण। वेग एक समान नहीं, त्वरण एक समान होना चाहिए। अच्छा चलो, यदि कोई वस्तु, दो तीन बातें हम मान लेते हैं पहले, फिर प्रथम द्वितीय तृतीय समीकरण मनमना के आ जाएगा। यदि कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से u प्रारंभिक वेग तथा एक समान त्वरण a से जा रही हो और t समय बाद उसका अंतिम वेग भी हो, और इस दौरान माने इसी t समय में, इस दौरान विस्थापन यस हो, तो अब इतनी चीजें हम मान लिए हैं। क्या? प्रारंभिक वेग u, एक समान त्वरण a, टाइम क्या t टाइम बाद वेग v, और उस समय जो विस्थापन गया होगा, कुछ दूर चला होगा ना, तो प्रथम समीकरण कैसे निकलेगा? त्वरण की परिभाषा से निकाल दो। पहला समीकरण किससे निकलेगा? त्वरण की परिभाषा से। सामान्य मेथड में बता रहा हूं, ग्राफ वाला मेथड भी कहोगे तो आगे हम प्रूफ कर देंगे। त्वरण की परिभाषा से, त्वरण क्या होता है? त्वरण ए बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन अपान समयांतराल। वेग परिवर्तन की दर होता है ना, यही तो यहाँ क्या हो गया? ए बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी कितना है? t समय बाद, मतलब 0 से लेकर t तक बात हो रही है, तो डेल्टा टी क्या होगा? t। ठीक, और डेल्टा v क्या होगा? प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, तो जहाँ डेल्टा v क्या आ जाएगा? अंतिम माइनस प्रारंभिक, v2 माइनस v1, अर्थात अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? v माइनस u। तो यहाँ रख दो v माइनस u, और डेल्टा t क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में 0 समय से लोगे और बाद में t हो गया, तो t माइनस 0 अर्थात t ही आएगा, तो रख दो। तो a बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस u अपान t। t समय बाद वेग भी हुआ था, u वेग से जा रहा था, t समय बाद वेग भी हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ? v माइनस u अपान टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, at बराबर v माइनस u, तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा? u इधर आएगा, जुड़ जाएगा, तो v बराबर हो गया u प्लस at। v बराबर u प्लस at, यही तो गति का प्रथम समीकरण है। जहाँ कौन क्या है? जहाँ v इक्वल टू क्या है? अंतिम वेग है, अंतिम वेग। u इक्वल टू क्या है? प्रारंभिक वेग। ये क्या है? एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण, बार बार कह रहा हूँ, केवल त्वरण ना समझना, एक समान त्वरण। और t क्या है? समय है।
टी क्या है, समय है। ठीक, तो टी आया है VUAT। ठीक, पहला समीकरण क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर है क्या, त्वरण ही तो है। जरूरी थोड़ी है पहले समीकरण से लगाओ, सवाल मन में आए तो त्वरण से ही लगा दो। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये नहीं कि इसी से लगाना है, अरे ऊपर वाला ही तो एक खुल के आया है तो यहीं से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो पहला बना लीजिए, फिर दूसरा करते हैं। दूसरा इधर कर दें, अच्छा हाँ सर, दूसरा यहाँ जगह यहीं कर दीजिए। चलिए, द्वितीय समीकरण किसका सर, गति का। हाँ, गति का दूसरा समीकरण क्या देगा, पहला समीकरण तो देख लिए, दूसरा समीकरण देखो। सबसे इंपॉर्टेंट त्वरण होता है, ध्यान देना। द्वितीय समीकरण सेकंड इक्वेशन क्या करता है, कैसे देता है, क्या मिलता है। सेकंड आपको याद ही होगा, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कैसे आता है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे वो आता है। औसत वेग की परिभाषा से आता है, औसत वेग की परिभाषा से। औसत वेग पहला किससे आया, त्वरण की परिभाषा से निकाल दे, दूसरा औसत वेग। और ये बहुत जरूरी है, जान लो, बहुत जरूरी। औसत वेग क्या होता था, कुल विस्थापन बटे कुल समय। और औसत वेग एक समान त्वरण के केस में क्या बताए थे, जब, और त्वरण क्या है, एक समान ही है, जब त्वरण एक समान होता है, एक समान हो तो औसत वेग बराबर U प्लस V अपान 2 होता था, याद करो। तो औसत वेग बराबर, हम कुल विस्थापन लिख दे रहे हैं एक बार, कुल विस्थापन पूरा परिभाषा जो है, अपान कुल समय, यही तो होता था। हाँ, औसत वेग बराबर क्या होता है, याद करो, पीछे बताए हैं, U प्लस V अपान 2। कब, जब त्वरण एक समान हो। ठीक, तो बराबर कुल विस्थापन सर S अपान कुल समय T। बोलो क्लियर है कि नहीं। ये सूत्र जितना इंपॉर्टेंट है मत पूछो, इस सूत्र को भी पहले तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप तीनों समीकरण पढ़ते हैं, अब समीकरण वो सरल करने के बजाय सवाल को कठिन कर देता है कभी कभी, क्योंकि एक्सीलरेशन दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है ना, त्वरण नहीं दिख रहा है ना। अब अगर त्वरण नहीं ज़रूरत है सवाल में, फिर भी आप S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाए पड़े हैं, त्वरण की ज़रूरत नहीं थी वहाँ प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, समय और टाइम में क्यों रिलेशन चाहिए जहाँ, तो क्यों त्वरण ले आ रहे हो मेरे भाई। त्वरण नहीं वहाँ ज़रूरत है तो त्वरण मत लाओ ना। ये भी तो 1 2 3 4 हैं, इन चारों के साथ कभी आप सवाल लगाए नहीं, जबकि आपके साथ खेलता है और सवाल जो एक पेज में लगाते हो उसको एक लाइन में करता है। अब सोच सकते हो, मैं कराऊंगा अभी, दिखाऊंगा आपको, एक पेज का सवाल एक लाइन में, इस समीकरण से इसी को आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा समीकरण पैदा होता है। अब दूसरा समीकरण ये नहीं है, लेकिन औसत वेग का डिफिनेशन है। आगे बढ़ा रहा हूँ, चिंता न करो। पहले तो औसत वेग हो गया, अब समीकरण 1 से V का मान रख दो और तिर्यक T का गुणा कर लो। तो T का तिर्यक गुणा करो, इसे क्या लिख सकते हैं, S बराबर U प्लस V के स्थान पे क्या लिख दे, समीकरण 1 यूज कर लो, तो U प्लस AT लिख सकते हो सर। हाँ बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं, अपान 2। पहले से बस V के स्थान पे U प्लस AT रख दिए। ठीक, मतलब V को हटाना है हमको, अंतिम वेग हटाना है। ठीक है, और T तिर्यक गुणा, अरे बोलो हाँ या ना, T तिर्यक गुणा हो जाएगा, T क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए सर। हाँ सर एकदम बढ़िया बात। अब जरा जोड़ के सॉल्व कर लो, U और U जुड़ेगा, देखो प्लस है जुड़ेगा, तो 2U अपान 2
दो अलग अलग भाग कर दे रहे हैं, और इसमें क्या हो जाएगा ए टी प्लस मल्टीप्लाई भी कर ले साथ साथ टी का, क्या बहुत अच्छा रहेगा। क्या मतलब है, हाँ टी का मल्टीप्लाई भी कर लो, बोलो 2ut/2 प्लस ए टी स्क्वायर, टी का इसमें होगा तो क्या हो जाएगा a/2 ऐसे कर सकते हो अलग अलग, इतना तो आता ही है सर। 2 से कट जाएगा, कटने दो, फिर क्या हो जाएगा ut बचा प्लस इसे पहले हाफ लिख सकते हो a/2 यस बराबर, बोलो यही तो गति का दूसरा समीकरण होता है। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ देख लो, अगर दिख रहा है तो बनाओ, नहीं तो फिर से बनाते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक। तो एक गति का दूसरा समीकरण क्या आ गया, यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी, यस बराबर ut प्लस हाफ a/2, यही है गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। और यहाँ गति का पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, हमें ये प्रूफ करना था। अब यहाँ कौन क्या है बता सकते हैं, यस क्या था, विस्थापन था सर, u क्या था, t क्या था, a क्या था, पहले सब जो लिखे हैं वही है, ऊपर हालांकि लिखे हैं फिर भी यहाँ लिख दे रहे हैं, जहाँ यस बराबर क्या है सर, विस्थापन है। बाकी के बारे में पहले से अवगत हो, u t इसके बारे में सर, यहाँ भी यस विस्थापन है, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, t टाइम है। कोई दिक्कत हो तो बता देना, लेकिन ध्यान देना इस्तेमाल इसे कहाँ करेंगे। देखो जब भी अंतिम वेग नहीं दिया है, प्रारंभिक वेग और टाइम के साथ अगर दूरी पूछा है, प्रारंभिक वेग 0 भी हो सकता है, टाइम के साथ दूरी का रिलेशन है, तब इसको यूज कर लो। एक्सीलरेशन एक समान है, यहाँ एक्सीलरेशन नहीं है, अंतिम वेग दे दिया है, तो इससे काम चला लेंगे, ठीक है। इसका ये द्वितीय समीकरण, ये प्रथम समीकरण खूब यूज करते हो, हाँ, लेकिन इसका बगैर यूज किए आप त्वरण से भी काम चला सकते हो। ये त्वरण वाला है, वही चीज यह तो है सेम, और इसका बगैर यूज किए यहाँ से काम चला सकते हो तब जब अंतिम वेग दिया हो। हालांकि हम यूज करके दिखाएंगे तब समझ में आएगा। अभी प्रूफ देख लो, प्रूफ भी कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना है आपको, कि इस कहाँ से आया वो भी ज़रूरी है। जनरल मेथड से कर रहा हूँ, और जनरल मेथड बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। आप सोचते हैं ग्राफ ही सही ज़रूरी है, इधर देखो हो गया, दोनों बना लो। फिर तीसरा समीकरण देखते हैं। तृतीय समीकरण हमें देखना है, तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2s, ठीक। अब तीसरा समीकरण कैसे पैदा होगा इसे देखते हैं। पहला कैसे आया था, त्वरण की परिभाषा से, दूसरा कैसे आया, औसत वेग की परिभाषा से, और तीसरा कैसे आएगा, तीसरा उन्हीं दोनों को मिलाकर आता है, तीसरा अलग से नहीं है सर, अलग से नहीं है, हाँ, पहला त्वरण, दूसरा औसत वेग, तीसरा उन्हीं दोनों को मिलाकर। फिर इसमें एक चीज नहीं है, टाइम, अर्थात पहले और दूसरे में से टाइम गायब कर दो, तीसरा बन जाएगा, काम खत्म। अर्थात तीसरे समीकरण का इस्तेमाल तब सवाल हल करने के लिए किया जाता है जब सवाल में टाइम गायब हो। सवाल में टाइम नहीं है तो समझ जाओ तीसरा लगेगा, टाइम है तो पहले दूसरे में से कोई लगेगा। दूरी या विस्थापन की बात कर रहा है तो दूसरा लगाओ, और बाकी जो है नहीं विस्थापन की बात कर रहा है तो पहला लगाओ, लेकिन टाइम दिया होगा तभी पहला दूसरा लगेगा। टाइम गायब है, तीसरा, तीसरे में देखो टाइम नहीं है, तीसरे के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आपके पास है ना, तब देखो वीडियो। होता क्या है, गति के प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण क्या है भाई, v बराबर u प्लस ए टी, अभी प्रूव किए, ठीक। इसका वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क होगा, हाँ, दोनों तरफ का वर्ग करने पर सर कर दिए, मान लीजिए वर्ग कर दिए सर, वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, v² बराबर इधर का वर्ग करो u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते ही होंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसे भी करते हो, या क्या करते हो, a² प्लस 2ab प्लस b², कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम कहते हैं। चलो तो चलो इसे करते हैं, a² अर्थात u²
प्लस 2ab 2a u इंटू बी के स्थान पे क्या है ए टी प्लस ए टी का होल स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया हूँ, दिमाग लगा लेना अपना, नहीं तो कहोगे सर ये का कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ गुरुजी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करिए, थोड़ा समीकरण हमको तीसरा बनाना इस रूप का, तो इस रूप का बनाना है तब कैसे आएगा, ऐसे आएगा। देखो इधर एक काम करो, यहाँ 2 के गुणा कर दो, 2 के भाग कर दो, कहब का है, अरे कॉमन लेके हम यही डायरेक्ट ले ले फिर भाग हो जाए तो कहब कहाँ से आए, तो इससे अच्छा 2 का गुणा 2 का भाग कर दिए तो 2a कॉमन हो जाएगा। देखो यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, कॉमन ले लो तो u स्क्वायर प्लस 2a कॉमन लो 2a, बाकी क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या u t प्लस ऊपर वाला 2 कॉमन आ गया है, एक ये कॉमन आ गया तो एक बचा हाफ ए टी स्क्वायर। अरे गुरुजी तब मजा आएगी, ये कहा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तीसरा समीकरण है, क्योंकि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यस का वैल्यू यहाँ रख दो, काम खत्म। तो यू स्क्वायर प्लस 2a यस वी स्क्वायर बराबर ये भैया वी स्क्वायर बराबर बोलते हैं हम, वी बोलते हैं उसे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a हो गया तीसरा समीकरण प्रूफ। अर्थात तीसरे में क्या किए हैं, कुछ नहीं किए, पहले का इस्तेमाल कर दिए, दूसरे का यूज कर लिए और टी को उड़ा दिए, टी वाला फंक्शन गायब कर दिए हैं, तीसरा मिल गया है। तो गति के 3 समीकरण, इस प्रकार हमें कितने समीकरण मिले। यहाँ कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिसे हम अलग से लिखें, यस को पहले से जानते हो, भी यू हम लिख ही चुके हैं। गति के जो समीकरण हैं तीनों समीकरण, पहला क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्या होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एकदम याद होना चाहिए, v स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए u स्क्वायर प्लस 2a यस। अब देखकर आपको स्पष्ट होगा कि पहले समीकरण में t है, दूसरे समीकरण में t है, तीसरे में t नहीं है। अर्थात यदि सवाल में t न हो तो तीसरा लगाएंगे, अगर t है तो समझ जाओ पहले या दूसरे में से कुछ ही लगाना, चाहे पहला या दूसरा लगेगा, तीसरा तो नहीं लगेगा, देखते ही समझ में। अगर सवाल में दूरी दिया है तो इसका मतलब, और टाइम दूरी दिया है टाइम के साथ तो दूसरा लगेगा, कंफर्म है। दूरी दिया टाइम के साथ, एक्सेलरेशन तो तीनों में है, देख लो तीनों में एक्सेलरेशन है, ठीक है। दूरी दिया टाइम के साथ तो दूसरा लगेगा, दूरी दिया टाइम नहीं दिया तो तीसरा लगेगा। दूरी वाली बतिये नहीं किया, दूरी माने विस्थापन, ये बातें नहीं किया तो पहला लगेगा, ठीक है। वेग वाली बात कर रहा है, त्वरण वाली बात कर रहा है तो पहला लगेगा। कैसे इस्तेमाल होगा सवाल में, जैसे जैसे लगाओगे आ जाएगा। ये वाला त्वरण की परिभाषा ही है, ये वाला औसत वेग की परिभाषा से पैदा हुआ है। अगर त्वरण नहीं ज़रूरत है तो हमें फालतू में इतना बड़ा इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम औसत वेग से सॉल्व कर लेंगे सवाल को आसानी से। ध्यान देना, इस वाले की भी मदद लेंगे हम सॉल्व करने में। तो ये सभी समीकरण आप अच्छे से बना लीजिए, याद कर लीजिए, याद होने चाहिए। अब तुरंत सवाल आएंगे। अब इन्हीं के मदद से हम ऊर्ध्वाधर में गति भी देख लेंगे। अभी टीवें सेकंड में चली गई दूरी निकालना है। ये क्या है भैया, टी सेकंड में क्या बोला है, देखो ऊपर लिखा है ना, टी समय बाद अंतिम वेग भी और इस दौरान, मतलब वही टी टाइम में विस्थापन यश है, टी टाइम में विस्थापन यश है, टी समय में चली गई दूरी या विस्थापन समझो यश दिया है, समझ रहे हैं। अब हमें टीवें सेकंड में चली गई दूरी निकालना है, टी सेकंड नहीं टीवें सेकंड। सर दोनों में क्या अंतर है, हाँ वही समझाने जा रहे हैं, पहले ये सब बनाइए फिर वही समझाते हैं। देखिए टीवें सेकंड में चली गई दूरी पढ़ना है, लेकिन टीवें सेकंड में चली गई दूरी पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा टीवां सेकंड होता क्या है।
और टीवें सेकंड में दूरी का मतलब क्या है, तो मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको, फिर यहाँ आके प्रूफ कर दूंगा पल भर में। पहले बात को समझ लीजिए, क्योंकि समझना जरूरी है। किसी भी अगर समझ लिए कि प्रूफ ये कैसे हुआ है, कहाँ से सूत्र पैदा हुआ, अगर ये समझ जाएंगे कभी जीवन में किसी सूत्र के लिए, तो उस सूत्र पे चाहे जितने बड़े से बड़ा सवाल घुमा के पूछ ले तो आप आराम से हल कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सूत्र पे नहीं होगा, तो जहाँ से जिस तरह से पैदा हुआ है वहाँ से घुमा के दिया होगा, तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। हम लोग जनरल नियम से खोल के देख लेंगे कि कहाँ से फंसाए, और रुको धागा पूरा जानते ही हैं कहाँ से पैदा हुआ। तो चलो देखते हैं, पहले बारीकी से समझिए इसका मतलब क्या है। देखिए पहले सेकंड का मतलब क्या होता है, कभी कह दे पहले सेकंड, पहले सेकंड, अगर पहले सेकंड है तो इसका मतलब, पहले सेकंड का मतलब माने अर्थ, पहले हम एकदम देसी समझाते हैं, समझ लो। पहले सेकंड कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, आराम से समझो। पहले सेकंड लिखा है तो इसका मतलब होता है 0 सेकंड से, ये सेकंड है, नहीं 2 बार सोचो क्या है, 0 सेकंड से 1 सेकंड तक का समय, 0 सेकंड से 1 सेकंड तक का समय, पहले सेकंड। पहला सेकंड कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 सेकंड से 1 सेकंड तक का समय होता है पहला सेकंड। अब जरा समझिएगा, दूसरे सेकंड कहीं लिखा है, दूसरे सेकंड का मतलब क्या है, अगर कहीं लिखा है दूसरा सेकंड, पहले सेकंड का मतलब समझ में आया, दूसरे सेकंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझाइएगा। दूसरे सेकंड और 2 सेकंड में अंदर होता है। दूसरे सेकंड, दूसरा सेकंड कब शुरू होता है, 0 से, अरे 1 से शुरू होगा, 1 से 2 के बीच का समय। 1 सेकंड, पहले समझ लीजिए, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक का समय, 1 सेकंड से शुरू हुआ 2 सेकंड तक का समय जो होता है वो होता है दूसरा सेकंड। तीसरे सेकंड का मतलब बारी बारी समझाएंगे, चाहे जो हो जाए, बिना समझाए छोड़ेंगे नहीं, और आपको एकदम मास्टर बना के छोड़ेंगे। तीसरे सेकंड का मतलब समझिए बस। तीसरा सेकंड कब शुरू होता है भाई, 0 से कि 1 से कि 2 से, अरे 2 से शुरू होगा, 2 से 3 सेकंड तक, 2 सेकंड से 3 सेकंड तक का समय। ये बातें समझ में आ रही हैं? इस तरह से आगे हम चल सकते हैं, कोई दिक्कत? चौथा सेकंड, 5वां सेकंड, जनरली हम ऐसे एक थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलो बताओ, 5वें सेकंड, ये ऐसे लिखा रहेगा कहीं, 5वें सेकंड का मतलब आप बता सकते हैं? इसका मतलब हुआ सर 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच का समय, या 5 सेकंड तक का समय, समझ में आया? चलो आप बताइए 10वें सेकंड, अब तो एकदम मास्टर हो गए होंगे। 10वें सेकंड का मतलब, 10वें सेकंड का मतलब बता सकते हैं? समझ में आया? क्या होगा सर? 9 सेकंड से 10 सेकंड तक का समय। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बस करिए, समझ गए ना, रुकिए। अब हमें बताइए, अब बताइए जिसका हमें है इंतजार, ये बताइए टीवें सेकंड का मतलब क्या होता है? जिसका टीवें सेकंड का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं?
अभी देखिए, जब 10वें सेकंड बोले तो 9 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक का समय हो गया। 4 सेकंड से लेकर 5 सेकंड, जो 4 सेकंड है उसके बाद शुरू होगा कहानी 5 सेकंड तक। 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड, मतलब 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच की बात, यही ना। तो टीवें सेकंड का मतलब क्या हो गया, t-1, अर्थात 1 सेकंड पहले। देखो 10 कहे तो 9 से शुरू हुआ, 5 कहे तो 4 से शुरू हुआ, 3 कहे तो 2 से शुरू हुआ, और 2 कहे तो 1 से शुरू हुआ, 1 कहे तो 0 से शुरू हुआ। इसका मतलब ये कम t-1 सेकेंड से t सेकेंड तक का समय। बोलो बात समझ में आया? t-1 सेकेंड से t सेकेंड तक का समय। कोई दिक्कत? पहले टाइम का आपको समझ में आ गया कि ये पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, चौथा सेकंड, 5वां सेकंड, 10वां सेकंड, 20वां सेकंड, इसका मतलब क्या होता है। जनरली आपसे कह दिया हम 100वें सेकंड, तो आप बता सकते हैं ना इसका मतलब क्या, 99 सेकंड से 100 सेकंड के बीच का जो टाइम है वही। ठीक है, ओके, क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो अब रही बात, हमें तो दूरी बताना है, दूरी, तो आओ दूरी को भी जरा समझ लेते हैं, इसी घड़ी सर दूरी को भी समझ लो, फिर आगे की कहानी हो। चलो मान लो ये है कुछ भी, मान लो हो गया ए, और यहाँ लिख दिए बी, यहाँ लिख दिए सी, यहाँ लिख दिए डी, ई। चलो ये तक कर दो, काम खत्म, क्या करे ज़्यादा। अब बताओ यहाँ से शुरू हो रहा है कहानी, तो यहाँ पर कुछ समय होगा। अरे भाई 0 0 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में यहाँ तक आया, ये दूरी है, कोई चल रहा है 0 से 1 सेकेंड, तो 0 से लेकर 1 सेकेंड हुआ, ये क्या हुआ 2 सेकेंड, सी पर 2 सेकेंड में पहुँचा, और डी पर 3 सेकेंड में पहुँचा, और ई पर 4 सेकेंड में पहुँचा। अब ज़रा समझिए कि ए से लेकर बी तक दूरी 1 सेकेंड में तय किया, बी से लेकर सी तक दूरी कितने समय में तय किया? सर अगर देखें तो 0 से लेकर यहाँ तक 2 सेकंड है, तो 1 से लेकर यहाँ तक 1 सेकंड तो है। हाँ सर। अच्छा दूसरा सेकंड में अगर हम पूछें, अच्छा हम सीधा सीधा आपसे पूछ रहे हैं, बताओ ये 4 सेकंड में तय की गई दूरी बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? हाँ सर। कहाँ से कहाँ तक होगा? ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक होगा सर, पक्का? हाँ सर। अच्छा ये बताइए 3 सेकंड में तय की गई दूरी बता सकते हैं आप? हाँ सर 3 सेकंड में ए से लेकर डी तक होगा, ए से लेकर डी तक होगा। ठीक है सर। अब ज़रा मुझे बताओ चौथे ऐसे लिख सकता है, या 4वें सेकंड, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी। क्या आप बता सकते हैं? 4 सेकंड में अलग चीज़ है, 3 सेकंड में अलग चीज़ है, हम चौथे सेकंड पूछ रहे हैं। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते होंगे। कहाँ से कहाँ तक तय किया है? चौथा सेकंड का मतलब समझते हैं? कहीं है चौथा सेकंड? सर चौथे तो गायब किए हैं। चौथा सेकंड का मतलब क्या होगा बताएं? 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का समय, 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का समय, यही तो चौथा सेकंड होगा। बोलो चौथा सेकंड कहाँ शुरू होगा? 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच के समय होगा। तो इस 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच कितनी दूरी गया है? सर यही दूरी तो गया है, अर्थात डी से ई तक। बोलो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा? डी से ई तक, पक्का? अब मुझे बताइए, अगर हम आपसे पूछें सर
तीसरे सेकंड में बताइए, तो तीसरे सेकंड में कहाँ से कहाँ तक होगा सर? दूसरे से लेकर ये तीसरे के बीच की दूरी, यही दूरी होगा CD। अगर हम कहें दूसरे सेकंड में बताइए, तो 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन दूसरा सेकंड में यहाँ से केवल BC है। पहले सेकंड में कहाँ तक है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल है। कुल बातें समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ तो रहा होगा। तो 4 सेकंड में कितना है? A से लेकर E तक है। चौथे सेकंड में कितना है? D से लेकर E तक है। क्लियर कि नहीं? चौथा सेकंड और 4 सेकंड में अंतर समझ में आया? हाँ सर। अब कैसे निकलेगा DE कैसे निकलेगा? ये दूरी कैसे निकले? ये टोटल दूरी AE है। अगर हम AE में से हमें DE निकालना है, AE में से अगर AD घटा दें हम, तो D आ जाएगा कि नहीं? AE में से AD घटा दो तो हमें DE मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा सर। तो AE क्या है? 4 सेकंड में तय की गई दूरी। सीधी बात ऐसे लिख दें कि 4 सेकंड में तय की गई दूरी। अगर आप ध्यान समझेंगे ना, सबको समझ में आ जाएगा, जान लो। 4 सेकंड में तय, AD क्या है बोलो? 3 सेकंड में, 3 सेकंड में तय की गई दूरी बोलो। और D क्या है? चौथे सेकंड में, 4वें सेकंड में तय की गई दूरी। मतलब कुछ समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। क्या कि 4वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है, तो 4 सेकंड में तय की गई दूरी माइनस 3 सेकंड में तय की गई दूरी। अगर आप इसी तरह से बोलो, तीसरे सेकंड में अगर निकालना होता तो हम कैसे निकालते? 3 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 2 सेकंड में चली गई दूरी। अगर हम कहते 10वें सेकंड में चली गई दूरी निकालो, तो 10 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 9 सेकंड में चली गई दूरी। अगर हम कहते 100वें सेकंड में चली गई दूरी निकालो, तो 100 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 99 सेकंड में चली गई दूरी। अगर हम कहते 1000वें सेकंड में चली गई दूरी निकालो, तो 1000 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 999 सेकंड में चली गई दूरी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगर ये बातें मेरी क्लियर है, तो टीवें सेकंड में चली गई दूरी का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? टीवें सेकंड में चली गई दूरी, टीवें सेकंड में चली गई दूरी बराबर टी सेकंड में चली गई दूरी माइनस टी माइनस 1 सेकंड में, 1 सेकंड पहले में चली गई दूरी। बोलो हाँ या ना? चली गई दूरी, यही तो होगा। अब इसे हम सब हटा देंगे, केवल समझाने के लिए किए थे। अब चलेंगे प्रूफ कर देंगे। पल भर लगेगा प्रूफ करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। बनाना ना बनाओ, नहीं हटाओ, ये तो समझाने के लिए किए थे। टीवें सेकंड में चली गई दूरी को किससे प्रदर्शित करें? सर यस से कर दो, और यस के बाद एक काम करो, यस के बाद एक काम करो जिससे बात एकदम स्पष्ट रहे, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन नहीं पसंद। टी वे ऐसे लिख दें, यस टी वे, ठीक है? हाँ, टी वे सेकंड में चली गई दूरी, यस टी वे, ठीक, बराबर यस टी माइनस यस टी माइनस 1। बोलो ये बात समझ में आया? एस टी क्या है? टी सेकंड में चली गई दूरी। टी माइनस 1 क्या है? एस टी माइनस 1 क्या है? टी उसके 1 सेकंड पहले चली गई दूरी। अब बताओ, गति का दूसरा समीकरण आप जानते हो, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है? टी सेकंड में ही तो चली गई दूरी है। हाँ सर, एकदम सही, एकदम सही। तो चलो रख दो यहाँ, तो आ जाओ, यस टी में, यस टी में बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? यस टी के स्थान पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? माइनस यस टी माइनस 1 क्या होगा? यस टी माइनस 1, तो टी माइनस 1 सेकेंड में चली गई दूरी, तो एक घटा दो सब में, टी के स्थान पे टी माइनस 1 रख दो, यू टी माइनस 1
प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही तो होगा। हाँ सर एकदम सही। तो चलो रख दो। तो एक ब्रैकेट बड़ा वाला लिख लें क्योंकि कई ब्रैकेट वहाँ लग जाएगा। तो u t माइनस 1 u t माइनस 1 प्लस हाफ a t माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं सर। अब सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। चलो सर इसे तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि इससे तो कोई, ये देखो t है यार, देख लेना ध्यान से, थोड़ा टेढ़ा करता रहूँगा मैं, हैं। अब चलो अंदर अभी इसे थोड़ा और हल कर लो। यू टी अंदर ले चलो सर, यू टी माइनस बाहर आने दो, यू टी माइनस यू, हाँ प्लस हाफ। अब इसे खोल लो ए, जरा इसको खोल के तब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। t माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसे खोलोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t आ जाएगा। तो अर्थात टी स्क्वायर, अगर यहाँ हम 1 मिनट के लिए लिख दें आपको, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ठीक। अब इसी का a में सबका गुणा कर लो। चलो एक बार लिख दिए हैं, सबका हल कर लो गुणा करके। फिर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस रहने दो, जरा और सॉल्व कर लो। यू टी माइनस यू, अब प्लस हाफ को ले चलो अंदर, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है कि नहीं देख लो, एक अंदर करो, प्लस हाफ ए का मल्टीप्लाई, प्लस हाफ ए और ये माइनस हाफ का करोगे दूध कट जाएगा, ए टी, केवल ए टी बचेगा। आशा करता हूँ गुणा भाग आपको करना आता है सबको अच्छे से। अब इस ब्रैकेट को हटाओगे तो अंदर जहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस, क्योंकि माइनस है, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा। तो हटा दो ना, ये हटाए तो ई तो हो गए माइनस, ई हो गए प्लस, ई हो गए माइनस, ई हो गए माइनस, ई हो गए प्लस। जहाँ जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ प्लस। इतना तो सबको आता है। तो जितना निर्दयता से हो सके काटो। सर एकदम निर्दयी हो गए हैं, काटो। अरे सर एकदम निर्दयता थे। हाँ और कौन तो नहीं कट रहा है ना ही गुरुजी, अब ना कटता तो ना कटता तो ठीक बा, बाकी जो बचा लिख ला। यू रहने दो, अकेले बच गए भाई, सब छोड़ के चले गए साथी। माइनस 1/2, या इसे प्लस लिखकर इसे माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस वाले पहले लाओ, अच्छा लगेगा ना, प्लस वाले भाई साहब पहले रहिए। u प्लस ए टी माइनस हाफ ए, हमको ना माइनस हाफ ए जो दिख रहा है, हाफ ए कॉमन लेना है दोनों स्थान से। हमें एक फार्मूला सुंदर सा बनाना है। तो एक काम करो सर, सुंदर फार्मूला बनाना है तो यहाँ ऊपर नीचे 2 का गुणा 2 का भाग कर लो, 2 ये कॉमन ले, 1/2 ये कॉमन ले लो, 1/2 ये। तो u प्लस 1/2 ये कॉमन हो गया, यहाँ से भी कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचेगा सर, केवल 2t बचेगा, -1 बचेगा। यस, टीवें सेकंड में चली गई, दूरी हो गई। समझ में आया? टीवें सेकंड में चली गई दूरी, कैसे निकला कैसे नहीं निकला ये देखो। यस, टीवें बराबर होता है u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितना सोचो उतना कम। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत सारा सवाल आता है आपकी परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो जानना ही जानना है, ठीक है। आशा करता हूँ बातें समझ में आ गई, कैसे आया है पूरी बात समझा दिया हूँ, ठीक। यहाँ कोई नई चीज़ नहीं है, सब ए त्वरण है, टी टाइम है, यू प्रारंभिक वेग है, सब क्लियर है। देखिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या, गुरुत्व के अधीन गति। क्या गुरुत्व के अधीन गति का समीकरण। गति का समीकरण तो पढ़े ही हम लोग, लेकिन गुरुत्व के अधीन मतलब यहाँ जो एक्सीलरेशन त्वरण है इसी में खेला है। त्वरण ये होता था जब हम हुडी बाबा से चलते थे, मन 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 वो वाला। लेकिन अगर इसको हम छोड़ रहे हैं तो यहाँ तो हम तो फोर्स लगा नहीं, हम तो एक्सीलरेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये त्वरण इसे मिल रहा है। तो कौन सा त्वरण लगा, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, अर्थात अर्थ खींच रही है, इसे पृथ्वी खींच रही है, ठीक। तो गुरुत्व के अधीन गति का समीकरण क्या होगा, अर्थात एक्सीलरेशन यहाँ ए नहीं बल्कि जी हो जाएगा, वो भी एक समान ही है।
हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक समान त्वरण है तो गति के जो समीकरण वहाँ हैं यहाँ भी लागू हो जाएंगे, सही है। लेकिन ये दो प्रकार की गति होती है, जैसे वहाँ भी दो प्रकार की होगा, एक मंदन हो सकता है, तो मंदन में एक स्थान पे माइनस से यूज कर लेते हैं हम लोग, त्वरण निगेटिव हो जाता था। यहाँ भी सेम वही दो बातें होती हैं, लेकिन लोग ओपनली इसे बताते हैं गुंडई से, क्या कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, पृथ्वी माता खींच रही है उसे, तो जी क्या है पॉजिटिव, मतलब इस दिशा में जा रहा है, पॉजिटिव ले लेते हैं लोग। और अगर ऐसे फेंक रहे हैं अर्थात वहाँ मंदन होता है, एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाता है, क्योंकि जब नीचे आता है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, धनात्मक है। क्यों? क्योंकि बढ़ रहा है, वेग में वृद्धि बढ़ रही है। धनात्मक ऋणात्मक एक्सीलरेशन बताए थे, क्योंकि जैसे जैसे वृद्धि हो रही है तो धनात्मक अर्थात जी को पॉजिटिव लेते हैं, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो वेग में कमी आती है, वृद्धि के स्थान पे क्या आती है? कमी आती है। इसका मतलब त्वरण निगेटिव हो रहा है, वेग में परिवर्तन, क्या त्वरण निगेटिव हो रहा है, तो ऊपर जाते समय माइनस जी का इस्तेमाल करते हैं, नीचे आते समय प्लस, बस वही है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान देंगे, क्या त्वरण ये किस में बदल जाता है? जी में, तथा जो यश था यश उसे बदल देते हैं यच में, हाइट में, क्योंकि ऊपर नीचे की बात आती है, ऊंचाई में देखने में सुंदर लगता है। समीकरण तैयार हो जाएगा, जो गति का समीकरण है तीनों। अब यहाँ दो बातें होंगी, क्या दो बातें होंगी सर? जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो, और यहाँ दो यही बात हो जाएगी कि जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाए, अगर फेंका जाएगा तो उसका प्रारंभिक वेग कुछ तो होगा, अगर स्वतंत्रता पूर्वक केवल छोड़ दे रहे हैं तो उसमें प्रारंभिक वेग कुछ नहीं है, उसमें प्रारंभिक वेग कुछ नहीं है। लेकिन फेंकते समय दो बातें हो सकती हैं, हम इसको ऐसे फेंक भी सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक भी छोड़ सकते हैं। अगर स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे फ्रीली छोड़ दिए, ठीक, तो u 0 हो जाएगा प्रारंभिक वेग। अगर फेंक दिए किसी वेग से तो कुछ तो उसका वेग होगा, बाकी तो काम जी करेगा ही करेगा। लेकिन नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे तो सदैव एक बात होगी कि अंतिम वेग जाके ऊपर 0 हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाते समय अंतिम वेग 0 होना तय है, और ऊपर से आते नीचे आते समय प्रारंभिक वेग 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ज़्यादातर सवाल में वो कहता है स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े हैं ऐसे, तो u 0 हो जाएगा। लेकिन अगर फेंक दिए तो u 0 नहीं होगा, कुछ वेग पहले दे दिए आप उसे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, चलो। तो गति का पहला समीकरण क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। तो पहला समीकरण हो जाएगा v बराबर u, रहने दो, ए के स्थान पे क्या लिखना है? ए के स्थान पे g लिखना है, ऊपर से नीचे आ रही है भाई, ए के स्थान पे g रखना है, gt। पहला समीकरण हो गया सर। दूसरा वाला क्या होगा सर? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस किस में बदल गया? एच में। तो सर एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, एकदम कर सकते हो सर, एकदम बढ़िया से कर सकते हो, ठीक है। तीसरा समीकरण क्या हो गया? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g एच हो जाएगा। जहाँ जहाँ यस था वहाँ वहाँ हम एच रख दिए हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही थी। अब नीचे से ऊपर जाए तब क्या हो जाएगा भाई? तो जो नीचे से ऊपर जाएगा तो जी क्या हो जाएगा? माइनस। हाँ, तो पहला समीकरण हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी। अब ये सब याद नहीं करना होता, ये नहीं कि याद करेंगे, समझने के लिए बता दे रहा हूँ। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? यस नहीं, एच हो जाएगा। एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों हो रहा है समझ में आ ही रहा होगा,
क्योंकि सर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, मंदन हो रहा है। हाँ गुरुजी, तुरंत निगेटिव हो गया। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एच हो गया। क्यों माइनस लगा, समझ में आया जी। अब यहाँ बहुत आसानी से आप टाइम और हाइट में संबंध निकाल सकते हैं, टाइम और हाइट में संबंध निकाल सकते हैं। ये तो यही समीकरण हैं तीनों यहाँ के, जो गुरुत्व के अधीन गति होगा तब। अगर कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई तो u 0 हो जाएगा, u 0 सब में पहला टर्म 0 हो जाएगा, v बराबर जी टी हो जाएगा, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर 0 हो गया, काम खत्म। अब सोच कर देखो कितना प्यार से तुम अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती सेट कर सकते हो इसमें, बहुत प्यार से। क्या अगर कोई फ्रीली गिर रही है, g तो कांस्टेंट है, यही है तो v1/v2 बराबर t1/t2, u 0 हो गया ना, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो u 0 अर्थात पहला टर्म सब 0, तो v1/v2, v प्रोपोर्शनल टू t हो गया, यहाँ h प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हो जाएगा। जो आप रटते हो, IRT में आया भी है कि कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, दो वस्तु अलग अलग ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, ठीक है, ये h1 से गिरती है, ये h2 से गिरती है, तो इसमें आने में समय t1 लगता है, इसको आने में समय t2 लगता है, तो t1 और t2 का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है IRT में और जल्दी ही पूछा है। तो आप दुनिया भर का फालतू लगाते हो, कुछ लगाना ही नहीं है। पहले तो ऊपर से नीचे आ रही है, पहले कौन सा समीकरण हुआ, गुरुत्व के अधीन गति लगेगा। हाँ सर, अब ऊंचाई वगैरह वाली बात कर रहा है तो दो समीकरण हुए ऊंचाई के लिए, एक ये दो स्थान पे है। हाँ, टाइम अगर दिया है तो दूसरा लगेगा, क्लियर, तो काम खत्म, लगेगा कौन, क्लियर हुआ। अब अगर स्वतंत्रता पूर्वक आया है तो u 0 होगा दोनों के लिए, बोलो हाँ या ना, u 0 हो गया सर। और g कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, क्यों, एक समान त्वरण है ना, जी का वैल्यू 9.8 होता ही होता है, फिक्स है। तो यच बताओ, यहाँ तुम्हें पता चला कि भाई साहब ये टर्म 0 हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा इस केस में, और 1/2 जी कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा यच प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गया कि नहीं। और अगर पगलू ई हो गया तो ये अब बताना पड़ेगा हमको, अरे t1/t2 का होल स्क्वायर मना दे बाकी हो गया कि नहीं, खोल दिया अनुक्रमानुपाती से। अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती बहुत बार पढ़ाए हैं, समझ लो, नहीं जो लोग पढ़े हो देख लो, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये अनुक्रमानुपाती भी बहुत काम करेगा। इसे अगर खोलना है तो सीधा सीधा हम खोल सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2, या ऐसा भी कर सकते हैं, इसे खोलते समय ऐसा भी कर सकते हैं a2/a1 बराबर b2/b1। मतलब बस इतना रहे आपका कि जिस a1 के सामने b1 पड़े, a2 के सामने b2 पड़े, चाहे जिसे ऊपर रख दो, a2 के सामने b2, a1 के सामने b1, चाहे जिसको ऊपर रखो, ऐसा नहीं है कि a1 ही ऊपर रहेगा, लेकिन इतना ध्यान रहे कि आमने सामने पढ़ना चाहिए। अनुक्रमानुपाती ऐसे खोलते हैं कभी भी, और अगर कोई चीज़ साथ में कांस्टेंट है तो दो चीज़ें या तीन चीज़ों में रिलेशन है तो अनुक्रमानुपाती लग जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती लग जाएगा। और जरा व्युत्क्रमानुपाती समझ लो, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, यही a व्युत्क्रमानुपाती b अगर इस तरह से है तो इसे खोलोगे तो इस तरह से खुलेगा, a1/a2 अगर करोगे तो बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा होगा, b2/b1। इसका मतलब a1 के सामने b2 और a2 के सामने b1 आ गया। अब या इसे ऐसे भी कर सकते हो, a2/a1 बराबर a2/a1 की तो b1/b2 कर दो, मतलब आमने सामने उल्टा चीज़ें रहेंगी, a2 के सामने b1 और a1 के सामने b2। ये सब खोलना तुम्हें आना चाहिए, तो बड़े से बड़ा सवाल पता ही नहीं चलेगा कैसे उड़ा दिए। ये मूल मंत्र है मैकेनिक्स पढ़ने का, जान लो। तो ये मैं सिखाया था आपको। अब ये बताओ, तुरंत सिखा दिए यहाँ, और ये स्क्वायर है, हटा दो इसे स्क्वायर, ये रूट में आ जाएगा, तो आ गया t1/t1 संबंध है t2 अनुपात पूछा है, रूट में h1/h2 कह लो, या h1 संबंध है h2 कह लो, t1/t2 बराबर, बोलो कोई दिक्कत। और यही सवाल में पूछा था, देखते ही मार देते यार, ये हल नहीं करना था, देखते ही उड़ा देते। तो ऐसे सवाल कोई दिक्कत नहीं, इसे बना लो, फिर आगे बताते हैं। काम की बात क्यों लिए, और ये है, ये सब तो हम समझाए हैं, फालतू है, हटा दें क्या। कुछ लोग कहेंगे ना ही गुरुजी रहा दे, तो ना ही बनाए ले, सब रहा देते ही काम की बात।
कुछ नोट पढ़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। नोट 1 क्या है? कुछ नहीं है, यदि कभी विराम से कोई चलता है, यदि वस्तु विरामावस्था से चलती है तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0। पक्का सर? एकदम 100%। दूसरा नोट क्या है? यदि चलती हुई वस्तु रुक जाती है तो अंतिम वेग v इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। और जो विरामावस्था है, विरामावस्था या तो बोल देगा विरामावस्था, या ये कह दे कि स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा गया है। ठीक है, स्वतंत्रता ऊपर से नीचे जब कहे गति होगा, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु। अगर ऊपर से नीचे कोई हो रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जा रही है, तो इसका मतलब विरामावस्था सही है। ध्यान देना, ये 2 बातें समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तीसरी भी एक नोट जान लो, चलती हुई वस्तु में से अगर कोई वस्तु निकलती है, जड़त्व का कंसेप्ट है थोड़ा सा, इस चैप्टर में आ जाएगा। अगर जैसे ट्रेन में से भाग रहे हो, ट्रेन जा रही है मन 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 मन, और उसमें तुम बैठे हो और मन में आया कूदना मत कूदना मत। ठीक, बाहर अगर कोई वस्तु फेंक भी रहे हो ना, जैसे इसे ट्रेन में से ऐसा सन्नाटे फेंके, ध्यान देना, जो वेलोसिटी ट्रेन की होती है वही वेलोसिटी इसमें इसकी है। ट्रेन में बैठे हुए यात्री की भी वही वेलोसिटी होगी जो वेलोसिटी ट्रेन की है। तो उससे आने वाले बाहर हर एक चीज़ का, किसी भी गतिमान वस्तु में से बाहर निकलने वाली वस्तु का वही वेग होता है, वो 0 वेग नहीं होता। ये नहीं कि निकले तो वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 नहीं होगा। जिस वेलोसिटी से वो मोशन में है वस्तु, अगर उसमें से आप बाहर आ रहे हो तो वही वेलोसिटी आपकी भी होगी 100%। तो एक बात और जान लो, u वेग से गतिमान, ऐसे लिखता हूँ, u वेग से गतिमान किसी वस्तु या वाहन, कोई भी चीज़ है, वस्तु या वाहन जो भी रहे, वस्तु से बाहर आने वाले या फेंके जाने वाले, बाहर आने या फेंके जाने वाले, अब अपने आप से थोड़ी आ रहा है, कोई फेंक रहा है, बाहर आने वाले या फेंके जाने वाले पिंड का वेग भी u ही होता है। अगर कोई u वेलोसिटी से जा रही है वस्तु, उसमें से निकलने वाले वस्तु का वेग भी u ही होता है, अर्थात उसके अंदर से जो भी निकलेगा वो उस वाहन का वेलोसिटी लेकर निकलेगा, 0 से नहीं निकलेगा। तो इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हो तो विश्वास करो इस चैप्टर के अब सवाल लगाने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इतनी बातें अच्छे से 1-2 बार बढ़िया से वीडियो को देख लो, एकदम घुसा लो दिमाग में, और इसे समझने के लिए पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, ये तीनों अगर अच्छे से पढ़ लिए तो 4 लेक्चर में अवगत के समीकरण के ज़्यादातर सवाल हम लोग कर लेंगे और कराएंगे। अगर कोई और भी प्रॉब्लम आ रही होगी जैसे अपेक्षित गति, तो उसे भी बाद में हम देख लेंगे। आपके परीक्षा के लिए, IRT और पॉलिटेक्निक के लिए इतने में पर्याप्त है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया, सर ग्राफ वाली बीच से नहीं कुछ बताए। हाँ, तो पहले तो सवाल लगा लो, अब इसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ा देते हैं, फिर हम ग्राफ ही बीच से भी तीनों समीकरण प्रूफ कर देंगे, फिर ग्राफ का मतलब भी समझा देंगे। लेकिन पढ़ोगे ढंग से तब ना, समझ में आया? हाँ, तो ग्राफ भी समझा देंगे, क्या दिक्कत है, ग्राफ में क्या प्रॉब्लम है, वो तो और मज़ेदार है। देखो आंसर मारो,
बहुत आसान होता है, बस दिमाग में मत भ्रम पालो कि बहुत कठिन। बहुत आसान है, कुछ नहीं, बहुत मज़ेदार चीज़, बहुत आसान है, जान लो। खेलना है इसमें, बहुत आनंद आता है। तो चलो कोई बात नहीं है, आज की क्लास यहीं तक। आपको धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर, ठीक, और थोड़ा सा प्रमोट करो, ऐसे ही काम चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।